चलिए, और हिंदी और इंग्लिश में मेरी कोशिश चल रही है कि मैं आपको क्वेश्चंस भी साथ में प्रोवाइड करा दूं। तुसी ग्रेट हो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीएस टेट। बहुत बढ़िया आजवेदार। और जो लोग अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीडीपी के नोट्स इंग्लिश मीडियम में जल्दी मिल जाएंगे और आपका ईवीएस के बाइलिंगुअल मिलेंगे। कोशिश रहेगी मैथ्स के बाइलिंगुअल मिले, बट मुझे उम्मीद कम लग रही है। हिंदी इंग्लिश के तो उसको तो बाइलिंगुअल नहीं चाहिए। हिंदी के नोट्स में 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर गलत है। एक बार चेक कर लेंगे मुस्कान। बहुत बार प्रूफ रीडिंग होने के बाद भी ऐसा हो जाता है कि 1-8% का कुछ अगर रह जाए तो मैं एक बार चेक कर लूंगी, या हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, है ना। एक बार मैं चेक कर लूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए कह रहे हैं 61% लोग, और तबियत नासाज है। मजे की बात यह, चीजें इतनी है मैनेज करने को, तबियत नासाज है। अगर आप लोग पेपर तक किसी भी शादी में गए, मैं आपके लिए शादियां छोड़ रही हूं, मतलब अपनी नहीं, रिश्तेदारों की, बट अगर आप लोग गए तो देख लेना फिर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ चाइल्ड लर्न्स टू रन एंड हॉप बिफोर शी कैन एस्केप। यानी एक बालिका कूदना सीखने से पहले, स्किपिंग सीखने से पहले, रस्सी कूदी होगी किसी ने, वो स्किपिंग रोप होती है ना, तो कूदना सीखने से पहले उछलना और दौड़ना सीखती है। भाई तभी तो पता लगेगा कब कितनी तेजी से उछलना, कितनी तेजी से आपको दौड़ना भी आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे वो एक्टिविटी। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट, यानी यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। ए कह रहे हैं 70% लोग। अच्छा, एक और चीज, ये नोट्स शेयर कर देना, क्योंकि फ्री नोट्स हैं, सब तक शेयर करना है जो भी तैयारी कर रहा है। एक बार रीडिंग जरूर लगानी है। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। इसका कोई सेंस बन रहा है? डोमेन्स होते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इसमें खेल ही फिजिकल का है, आप क्यों जबरदस्ती आयामों को जोड़ रहे हैं? ये तो शारीरिक विकास का ही पक्ष है सारे, चाहे उछलना हो, दौड़ना हो या फिर कूदना हो। क्या है ये? शारीरिक विकास से जुड़े हुए हैं, मोटर डेवलपमेंट इसी से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें ये आपस में ना तो सोशल की बात हो रही है ना इमोशनल की बात हो रही है, तो क्यों तुक्के लगा रहे हैं? फिर आता है बी ऑप्शन, डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यानी विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। यानी डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, ये हम कह सकते हैं कि विकास का क्या है, एक पैटर्न है। एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा स्किपिंग सीखने से पहले, क्या करने से पहले, कूदना सीखने से पहले, रस्सी कूदना सीखने से पहले क्या करेगा, पहले उसको दौड़ना और उछलना आता होगा। ये पैटर्न है जिसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है। समझ पा रहे हैं ना राहुल? ठीक है बात? नाम तो सुना ही है आपका, देखिएगा एक बार। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ आपका बी ऑप्शन। सिर्फ 13% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, बाकी सब गलत उत्तर दे रहे हैं। इतने आसान क्वेश्चन में भी। ये मग है, इसमें पानी भेज देते हैं आपके लिए, है ना, इतना ही चाहिए होगा, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन का गलत जवाब दोगे तो कैसे चलेगा। देखिएगा, अगर हम बात करें, ये कह रहे हैं 65% लोग। भाई ये डोमेन्स की बात नहीं है, सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं। यहां तो आयाम की बात ही नहीं हुई, ना शारीरिक, ना संज्ञानात्मक, ना सामाजिक, ना सामवेगिक। इनके आपस में जोड़ने की बात होती तब तो करते, ये तो शारीरिक पक्ष से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन, डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यही गड़बड़ है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमें लगता है अरे सीडीपी इतनी पढ़ ली है ना, ये तो पता ही है, बट प्रैक्टिस इनफ हुई है या नहीं? विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। प्रेडिक्टेबल पैटर्न है कि बच्चा दौड़ना सीखने से पहले चलना सीखता है, चलना सीखने से पहले खड़े होना सीखता है। ये क्या है? प्रेडिक्टेबल पैटर्न है। खड़े होने से पहले घिसट के चलना सीखता है। ऐसा नहीं हुआ एक दिन बच्चा आराम से लेटा हुआ था, ना उसको चलना आता था ना कुछ, अचानक से दौड़ना शुरू कर दिया, है ना। पैटर्न है एक अनुमानित। डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर। डिसकॉन्टिन्यूअस तब आएगा जब स्टेजेस की बात हो रही होगी, और स्पेशली प्याजे की, और नहीं तो नॉर्मल केसेस में कॉन्टिन्यूअस होता है, सतत होता है विकास। फिर आता है डी ऑप्शन, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। यहां पे कोई बात हो रही है, यहां पूछ रहे हैं कि भैया मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, अच्छा ठीक है। ये पूछा है कि पहले कूदना सीखने से पहले दौड़ना और उछलना क्यों सीख पा रहा है, तो वो तो पैटर्न की वजह से ना, क्योंकि ये पैटर्न है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ, यानी बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल होता है, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट अपने आप में क्या निहित रखते हैं, ये पूछा है हमसे। फटाफट से बताएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, क्वालिटेटिव चेंजेस या क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी मात्रात्मक
क्वांटिटेटिव को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कहते हैं कि आपकी संरचना में परिवर्तन, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है। क्वालिटेटिव चेंजेस हैं कि आपके फंक्शनल चेंजेस, आपकी फंक्शन करने की क्षमता बेहतर हो रही है। पहले आप आसान क्वेश्चन में भी अटक रहे थे, अभी आप मुश्किल क्वेश्चन भी कर जाते हैं। तो क्वांटिटी मैटर कर रही है, क्वालिटी, क्वालिटी। जो नोट्स मिले आपको वो क्या है, क्वालिटेटिव नोट्स हैं। अदरवाइज 1000 पेज के दे दो, क्या दिक्कत है ना, सब कुछ भर दो दुनिया का नोट्स में, फिर वो नोट्स ना बचे, ग्रंथ बच जाएं। बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक, दोनों ही तरह के चेंजेस आपके डेवलपमेंट में आते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस, अगर आपने सीडीपी के नोट्स पढ़े हैं, पहले ही पेज पे शायद लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ओनली फिजिकल चेंजेस इन बॉडी एंड साइज, तो ये तो सिर्फ ग्रोथ हो जाएगी कि आपके शारीरिक परिवर्तन, तो ये आपके शरीर से या क्वांटिटी से या मात्रा से या संरचना से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, इसमें चलो 88% लोगों ने सही उत्तर दिया है, मतलब मग काम कर गया, वो छोटे वाला किसी को नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, डैश रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड दैट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर डेवलपमेंट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। भौतिक एवं सामाजिक दुनिया, कॉम्प्लेक्स फोर्सेज ऑफ फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या है, पेड़ पौधे, एनवायरमेंट आसपास का। सोशल वर्ल्ड क्या है, जहां लोग हैं। तो इनका बीच में कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले चलता रहता है जो बच्चे के विकास को या उसके अनुभव को प्रभावित करेगा। जिस समाज में, जिस माहौल में, जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं, चाहे अगर पॉल्यूशन है या आसपास की हवा भी है तो वो फिजिकल एनवायरमेंट हो गई, और अगर जो लोग आपके आसपास रह रहे हैं वो सोशल एनवायरमेंट हो गया। तो दोनों का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है जो कि प्रभाव डालता है बच्चे के विकास पे। अब इस कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को क्या कहेंगे? क्या ये एनवायरमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है, चाहे फिजिकल हो एनवायरमेंट, चाहे सोशल हो। भाई एक भौतिक दुनिया है, एक भौतिक वातावरण है जिसमें पेड़ पौधे, हवा, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब आ गए, और दूसरा सामाजिक वातावरण है। तो सोशल और फिजिकल, सामाजिक में क्या, लोग आ गए। दोनों एनवायरमेंट का हिस्सा है। एनवायरमेंट बोले तो नेचर तो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी ही है, नर्चर है ना। या तो एनवायरमेंट लिखा होता ऑप्शन में, या फिर यहाँ पे नर्चर, लालन पालन या पोषण कह देते हैं। प्रकृति पोषण विवाद भी एक चीज है। क्रोमोसोम्स तो हेरिडिटी का हिस्सा होते हैं, यूनिट हैं जीन्स की जो कैरी करते हैं आपके जीन्स को, क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। अर्जुन वर्मा अपना दुख रो रहे हैं, बट मुझे लग रहा है बहुत बड़ी समस्या में है। कह रहे हैं आई एम वेरी डेस्परेटेड टुवर्ड्स हर एंड शी इज एल्डर देन मी, आई एम अफेक्टिव होगा बाय हर, व्हाट शुड आई डू। अर्जुन, ये 2 वे स्ट्रीट है प्यार मोहब्बत। आप जबरदस्ती अपना समय और एनर्जी बर्बाद ना करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने जीवन पे फोकस करें। जिसे आना होगा वो जाएगा नहीं, जिसे जाना होगा वो रुकेगा नहीं। लिख के ले लीजिएगा ये बात। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन। सस्ता लव गुरु बना दिया आपने मेरे को। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, लालन पालन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। और भी किसी का एक सवाल है, सुपर चैट कर करके इतना दुख है इनके जीवन में। शाहिद हयात कह रहे हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं और मेरे फ्रेंड्स शिफा, जिबा, नुजहत, माही सभी रेगुलर क्लास करते हैं। बहुत ही बढ़िया यार, आप लोग ग्रुप में अगर लोगों को सही पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्रिएट करोगे तो फिर अच्छा कर जाओगे जीवन में। अदरवाइज अलग अलग दुख हैं सबके, कोई फायदा नहीं होगा, उसका टाइम निकल जाएगा आपका, है ना। चलिए देखिएगा, कोशिश करो आज 30 में से 25 प्लस लेके आओ एटलीस्ट। ठीक है। डी ऑप्शन कह रहे हैं 85% लोग। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं, यानी प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। या तो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज होती हैं या प्राइमरी होती हैं, 2 प्रकार हैं मेजरली। प्राइमरी में परिवार आता है, क्योंकि सबसे पहले जब आप दुनिया में प्रकट होते हैं तो परिवार में होते हैं। ठीक, तो स्कूल तो सेकेंडरी है, ये याद रखना है, द्वितीयक कारक है सामाजिकरण का। पहले आप दुनिया के तौर तरीके, नियम, कायदे कानून, नमस्ते करते हैं, पानी देते हैं, उल्टा नहीं बोलते हैं बड़ों से, ये सब कहां से सीख रहे हैं? परिवार से। और ये क्या है? सामाजिक सोशलाइजेशन के लक्षण है कि समाज में कैसे बिहेव करना होता है। ठीक है, तो फैमिली। लेकिन मीडिया तो सेकेंडरी होता है भाई, मीडिया क्या है? सेकेंडरी होता है। नेबरहुड एंड टीचर्स, भैया फैमिली को अवॉइड नहीं कर सकते, बाकी सब सेकेंडरी में चले जाएंगे अगर ऑप्शन सही नहीं मिला तो एक ही उत्तर सही है, वो है फैमिली एंड नेबरहुड, यानी परिवार एवं आस पड़ोस। परिवार हमेशा याद रखिएगा किसमें आएगा? प्राइमरी में। उसके साथ नेबरहुड, ऐसा भी लगा सकते हैं कि स्कूल के साथ नेबरहुड है तो ये सेकेंडरी का एग्जांपल हो जाएगा। अगर परिवार के साथ नेबरहुड है तो प्राइमरी का। नेबरहुड का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, फैमिली के साथ है तो प्राइमरी, स्कूल के साथ है तो सेकेंडरी, और अकेले नेबरहुड है तो सेकेंडरी ही माना जाएगा। बट अगर ऑप्शन में कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें प्राइमरी की बात हो रही हो तो प्राइमरी भी कंसीडर कर सकते हैं। तो नेबरहुड कुछ भी बन जाता है, कभी प्राइमरी कभी सेकेंडरी, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर
5 देखिएगा क्या कहता है, कमल रीजंस दैट ही विल गिव अ क्रेयॉन टू तनु, यानी कमल का ये तर्क है कि वो क्रेयॉन जो होते हैं ना छोटे छोटे कलर्स, वो मोम वाले, है ना, तनु को वो अपना क्रेयॉन तब देगा, कमल एक बच्चा है, तनु एक बच्ची है, कह रहा है क्रेयॉन जो है तनु को तब दूंगा इफ शी ऑल्सो गिव्स हर वन सो दैट इट इज एन इक्वल एक्सचेंज फॉर फेवर्स। यानी कि तनु उसे जब एक क्रेयॉन देगी तभी वो अपना एक दूसरा क्रेयॉन देगा। मान लीजिए उसको ग्रीन कलर की जरूरत है, एक स्केच पेन है, क्रेयॉन है, और वो कह रही है कि भैया मेरे को रेड चाहिए और तुम्हारे पास ब्लू है, तो वो कह रहा है कि एक काम करो अपना ब्लू वाला दे दो तब मैं रेड दूंगा। ठीक है ना, बच्चा है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है लड़की मांग रही है तो ऐसे डेस्परेट नहीं है वो। अभी जैसे कोई कमेंट कर रहा था कि नहीं नहीं ये वाला भी ले लो, सारे ले लो यार, तुम मम्मी पापा ने जितने ये किताबें दिलाई हैं ये भी रख लो, वो वाली स्थिति नहीं है, बच्चे एकदम नॉर्मल रहते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें तो दैट इज इट इज एन इक्वल एक्सचेंज। इक्वल एक्सचेंज समझ रहे हैं, टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक। ठीक है जी। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट इज कोमल एट, यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर हैं जो कोमल हैं, बताइएगा, फटाफट से बताइए। म्यूचुअल एक्सचेंज कहते हैं, टिट फॉर टैट कहते हैं, गिव एंड टेक कहते हैं, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। यानी बच्चा अगर दुकान से सामान भी लाने को कह दिया तो कहेगा पहले मुझे क्या मिलेगा मम्मी तब लेके आऊंगा, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट देखता है। इसको इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन भी कहते हैं, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यासकरण या अभिविन्यास। ठीक है, कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज है कोहलबर्ग की लेवल 1 में। गुड बाय नाइस गर्ल में तो वो बस शाबाश कह दो उसको, इतने में ही खुश है ना। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, एक तो आज एग्जांपल ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना और मैं कंट्रोल कर रही हूं। अगर हम बात करें सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग की तो ये लॉ एंड ऑर्डर 4th स्टेज है, ये क्या है, ये 3rd स्टेज है। ठीक, ये 4th स्टेज है, यहां अप्रूवल सीख करेगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन 5th हो जाएगा। तो यहां पे उत्तर जो है वो है आपका ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। In which stage of cognitive development do children begin to build on each other's play ideas, strengthen the understanding of that symbols represent objects? यानी कि symbols represent objects का क्या मतलब है, P for pen। P क्या है, पेन लिखा हुआ ना, क्या ये सिंबॉलिक ही तो है, लेकिन इसका मतलब ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को ये रेफर कर रहा है। सिंबल्स यानी जब आप भाषा को, सिंबल्स को समझने लग जाएं, जब आपको पता है कि राइट टर्न क्या है, वर्जित है, यू टर्न नहीं ले सकते हैं, तो आप सिंबल्स को समझ जा रहे हैं कि किसी एक बात को रेफर कर रहा है। जब भी बात सिंबॉलिक स्टेज की होगी आंख बंद करके उत्तर दे देना है प्री ऑपरेशनल। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्याजे की स्टेज है। ठीक है, प्ले स्टेज भी यही है, इसमें बहुत सारी तरह के प्ले होते हैं और सेंसरी मोटर फॉर्मल ऑपरेशनल ये सब चलेगा नहीं यहाँ पे। प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फटाफट से बताएंगे फिर हम आगे जाएंगे और शादी में जाके खाना खाएंगे। देख रहे हो मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 7, अभी मैं कल परसों कोई कोट पढ़ रही थी, मतलब कोट होते हैं ना कोट्स या मीम, तो कि पता नहीं क्यों इतना सजने पे इतना फोकस क्यों रहता है, शादी में जाके खाना ही खाना है यार, सिंपल कुछ भी पहन के चले जाओ, फोकस तो सबका खाने पे ही होता है। तो मैं आज वही करने वाली हूँ, बिल्कुल एकदम नहीं, तुम मुझे रिएक्शन मत दो बिल्कुल भी, चुप बैठ जाओ। आज मैं खुद ही इतने हंसी के मूड में हूँ। शौर्य सिंह जा चुके हैं, आज निशा आ चुकी है वापस पोल लगाने, देखिएगा। तो फाइनली मैं यही पहन के जाऊंगी, पूरा मोटिवेशन मेरा भरी हुई मैं मोटिवेशन से, जब तक 4 लोग मुझे कह नहीं देंगे सामने से हैं, और बिल्कुल गांव की भाषा में कि कमाती तो ठीक ठाक है, कपड़े भी पहन लेती। A 6-year-old child reasons that a taller glass has more water than a shorter glass and wider container, even though the liquid has been poured from the container to the glass in front of her eyes. According to Jean Piaget, this kind of reasoning by the child is due to the child's reasoning by the child is due to the child's inability to. कुछ समझ आया? नहीं आया तो समझते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है, एक 6 वर्ष की बालिका है जो सोच रही है, क्या 6 वर्ष का मतलब क्या है, 2 से 7 वर्ष, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है प्याजे की। ठीक है जी, क्वेश्चन खुद आंसर बता रहा होता है अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी है, यानी लंबा ग्लास मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं हम, बना लेते हैं, घर की खेती है, कुछ भी बना सकते हैं हम, पागल भी बना सकते हैं किसी को। देखिएगा, एक ये लंबा ग्लास है और ये बच्ची कह रही है कि ये जो छोटा और चौड़ा ग्लास है इसमें पानी कम है और इसमें ज्यादा है, जबकि आपको पता है कि ऐसा नहीं है, क्वांटिटी अगर सेम है, बस शेप और साइज का अंतर है। ठीक है, इतनी बात।
यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है, यानी अगर वही 200 ml पानी था तो वो बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में डाल दिया, फर्क क्या पड़ेगा। पियाजे के अनुसार बालिका यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है, यानी कौन सी एक इनेबिलिटी है जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रही कि पानी तो दोनों में बराबर है, शेप चेंज होने से क्या होता है ना, शेप चेंज होने से क्या होता है। और लाइक शेयर करने से बहुत खुशी मिलती है, तो आप वो कर दिया करो याद से। देखिएगा सी ऑप्शन 51% लोग कह रहे हैं। भाई किस चीज में दिक्कत आ रही है बालिका को, तो बालिके को दिक्कत है डिसेंट्रेशन में, विकेंद्रीकरण में, अकेंद्रीकरण में। डिसेंटर करना क्या होता है कि वो ये नहीं देख पा रही, अगर इसकी शेप पे फोकस है तो शेप पर ये कि ये टॉल है, यानी किसी चीज की एक ही चीज पे सेंटर्ड है उसकी अटेंशन। और जहां पे ये वाइड है और क्या है, इसमें ज्यादा क्वांटिटी आ सकती है, इक्वल क्वांटिटी है, दूसरे एस्पेक्ट्स पे ध्यान ही नहीं है, यानी सेंटर्ड है अटेंशन, डिसेंटर नहीं कर पा रही, केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रही है। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, डिसेंट्रेशन की प्रॉब्लम है, कंजर्वेशन की कमी है, संरक्षण की कमी है, 2 से 7 वर्ष में होती है, ये हमें पता होना चाहिए। सीरिएशन, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, अप्लाई, प्रपोजिशन, लॉजिक, कुछ भी यहां आसपास भी नहीं है बाकी के 3 ऑप्शन जो आपको कंफ्यूज कर सकें। यहां पे सेंट्रेशन लिखा होता तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते, बट सेंट्रेशन तो उसमें प्रदर्शन अगर पूछ रही होती किस कैरेक्टरिस्टिक को दर्शा रही है तो सेंट्रेशन हो जाता, लेकिन कमी यानी लैक किसकी है तो डिसेंट्रेशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बदल देगा, हल्का से चेंज होगा और आप घबरा जाएंगे। अगर यहां पे ये पूछा होता, अंजू तबियत थोड़ी ठीक है, थोड़ी खराब है, बीच की स्थिति है, अगर हम बात करें ये पूछा होता कि बालिके अगर आपका जो ध्यान है वो एक ही चीज पे सेंटर्ड है, तो जो विशेषता है या लिमिटेशन है वो है सेंट्रेशन की, इनेबिलिटी किस चीज की है, डिसेंटर करने की। समझ पा रहे हो। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, प्याजे वाली थियरी देख लेना, नहीं तो मैराथन सेशन अभी दिसंबर 1st वीक से शुरू करेंगे, या हो सकता है 1-2 दिन बाद शुरू कर दें, जैसे नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे फिर मैराथन सेशन शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, चाइल्ड यानी एक बच्चा है और एक टीचर है। बच्चा कहता है आई एम नॉट एबल टू फिक्स दिस पार्ट ऑफ द पजल। बच्चा एक पहेली को सॉल्व कर रहा है, मान लीजिए सुडोकू हो सकता है, वो आपके न्यूज़पेपर में या कोई पजल हो सकता है, उसको सॉल्व कर रहा है। वो कह रहा है कि यार मैं कर नहीं पा रहा, यार तो नहीं कहेगा टीचर को, बट आजकल बच्चे कमाल हैं, तो कह सकता है कि मैं पहेली को हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूं जी, अब बताइए क्या करना है। ऋषभ गोयल कह रहे हैं मैम मेरी फ्रेंड बहुत टेंस्ड है एग्जाम की वजह से, मैम कुछ मेन क्वेश्चंस बता दीजिए ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। ऋषभ, फ्रेंड की हेल्प करना बहुत ही जरूरी होता है, वैसे भी हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। देखिए आप नोट्स पढ़ लीजिए सिर्फ, और जो सेशंस चल रहे हैं उनको देख लीजिए, और क्वेश्चंस की शीट में सीडीपी की भी दूंगी अलग से, बाकी हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में नोट्स में ही निहित हैं, तो उतना कर लीजिए, सिर्फ नोट्स पढ़ के कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। देखिएगा एक बार, टीचर ने कहा विच पीस शुड कम हियर एज दीज आर दी लेग्स ऑफ द कैट। तो वो जो पजल है उस पजल के बारे में बताते हुए टीचर ने कहा है कि बेटा ये जो है यहां कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्ली के पैर हैं, तो पैर में कौन सा टुकड़ा आएगा, जो पॉज होंगे उसके पंजे होंगे। तो बच्चों को क्या हिंट मिल गया है ना, हेल्प हो गई उसकी। बच्चे ने कहा हाँ पॉज आएंगे यहाँ पे, तो पंजे आएंगे भैया। तो क्या हुआ, जब वो कर नहीं पा रहा था वहां उसको मदद मिल गई, हिंट मिल गई, खुद से नहीं किया, खुद से टीचर ने सॉल्व नहीं किया, स्कैफोल्डिंग कहते हैं सिंपल भाषा में। तो चाइल्ड टीचर ने कहा वेरी गुड, शाबाश, पीस लाइक अ पॉ, ढूंढो जाके कौन सा पंजे जैसा दिखता है पीस। बच्चे ने उठा के कहा ये वाला, ठीक है लगा दो, बात खत्म। किया बच्चे ने, बस हेल्प मिली है उसको। तो ये जो सोशल इंटरेक्शन है इसको स्कैफोल्डिंग मचान कहते हैं। ना तो इसमें ऑब्जर्वेशन लगेगी, ये स्कैफोल्डिंग है टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद। जब बच्चा अटक रहा हो, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम हो, हिंट देना हो, तब की बात है। ठीक है, राकेश कुमार कह रहे हैं वी आर लाइव नाउ, हेलो फ्रेंड्स, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू मैम, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, पटना बिहार से बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच राकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जुड़ करके 31,000 लोग हो चुके हैं, 13,000 लोगों ने लाइक किया है। लाइक शेयर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पहले मुझे ऐसे अजीब लगता था एक टाइम पे ये बोलने में, आज बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि एकदम एनर्जी बनी रहती है और कोई दूसरा फायदा नहीं होता इससे, है ना। देखिएगा, अगर हम बात करें लेव वाइगोस्कीज थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन, वाइगोस्की की जो थियरी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव से, साइकोसेक्सुअल पर्सपेक्टिव से, बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव से, या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। कोई हिस्ट्री की बात तो कर नहीं रहे हैं, है ना, कि हिस्ट्री ही पढ़ाओ सिर्फ। बिहेवियरिस्टिक तो रिवॉर्ड, पनिशमेंट, कंडीशनिंग, इन सब की बात करते हैं। साइकोसेक्सुअल जो थियरी है वो सिगमंड फ्रॉइड की है, कि वो कह रहे हैं कि सेक्सुअल अर्ज है, हम सब में लिबिडो है जो जन्म से ही होती है। ये थियरी आपके ज्यादा काम की नहीं है पेपर के हिसाब से, बट थोड़ा बहुत पता है तो ठीक है, मैंने यूट्यूब पे कराई हुई है। सोशियो कल्चरल अप्रोच है, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, SCL याद रखना है। जैसी बात वाइगोस्की की आए तो ये निमोनिक आपको याद रखना है, 1 नंबर आपका बच जाएगा। ठीक है शिवानी कुमारी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोग 90% लोग मेरे ख्याल में सही उत्तर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, प्याजे के ऊपर क्वेश्चन है।
देखो 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम भी पियाजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग से आने हैं, मिनिमम 5 क्वेश्चंस, ज्यादा आएंगे बाकी सब्जेक्ट में भी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, पोल 9 का रहा है। आपके इंटरनेट में दिक्कत होगी सरकार। देखिएगा कल्याणी क्या कह रही है, मैम 11 दिसंबर वेस्ट बंगाल टेट है, उससे पहले जो मैराथन है वो देख लो, उससे पहले मैं मैराथन करा भी दूंगी। मुझे पता है वेस्ट बंगाल से बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और उस केस में एक और चीज है कि नोट्स मैं सारे शेयर कर दूंगी उससे पहले, तो आप उतना कर जाइएगा, लगभग सिलेबस सेम ही है, हेल्प मिल जाएगी आपको। नोएडा से हूँ, आप आ जाइए मेरे घर डिनर पे। दामिनी मुझे शादी में जाना है। मम्मी कहेंगी बेटा, वैसे मम्मी कुछ नहीं कहेंगी, मम्मी बहुत क्यूट है हमारी। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बेस्ड ऑन पिजेशियन प्रिंसिपल्स चिल्ड्रन लर्न, यानी पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं। यानी रचनावादी कक्ष में पियाजे के क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनको वो फोकस करते हैं। इमिटेशन की बात पियाजे बिल्कुल नहीं करेंगे, वाइगॉस्की बिल्कुल नहीं करेंगे। इमिटेशन की बात बेंड्यूरा करते हैं, अनुकरण की। और भाषा के क्षेत्र में इमिटेशन यानी अनुकरण की बात स्किनर करते हैं, आपके नोट्स में मेंशन्ड है, ठीक है जी। थ्रू एक्सप्लेनेशन गिवन बाय अडल्ट्स, यानी बड़ों द्वारा दी गई व्याख्या। तो इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है ना व्याख्या में। बाय स्ट्राइविंग फॉर रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात देखिएगा पियाजे वाइगॉस्की या जो भी रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं, वो नहीं करते। थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी, बच्चा सिर्फ डी ऑप्शन में ही एक्टिव है, जिसमें बच्चा सक्रिय है, वो बेस्ट ऑप्शन है। यानी स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं, जो वो एक्टिविटीज खुद से करते हैं। पेन खोला, देखा, तोड़ा, कुछ किया एक्टिविटी, और उनको समझ आ गया ये ऐसे होती हैं चीजें, तो वो बच्चा क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है पियाजे के अनुसार, नन्हा वैज्ञानिक है, डिस्कवरी करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा, एक्टिविटी करके सीखेगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। गार्डनर से एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही है, और बहुत प्यारी थियरी है गार्डनर की। देखिएगा गार्डनर से एक क्वेश्चन पूछा है, जवाब देंगे। कमेंट सेक्शन में आपके लिए टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, तो आप फेक चैनल से नहीं जुड़ेंगे एक तो टेलीग्राम के, और नोट्स या कोर्स के लिए कहीं भी फालतू जगह पे पैसे नहीं देंगे। मुझे बहुत मेल आ रहे हैं कि लोग 200 रुपए 300 रुपए में कहीं भी कोर्स ले रहे हैं। एक तो 200-300 का कोई कोर्स नहीं है मेरा, कम से कम भी 1000 से नीचे कोई कोर्स अभी तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पूरे इतनी सारी टीचर्स की टीम है, और वो भी करियरवेल ऐप पे होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी कहीं कोई कोर्स नहीं है, तो ऐसे फर्जी वेबसाइट्स वगैरह से बचिए। वो फ्री कंटेंट को पेड में बेच रहे हैं, या नोट्स बेच रहा है, अगर कोई प्रिंट आउट करा के बेच रहा है कोई, प्लीज बचिए उन चीजों से। देखिएगा एक्शन लिया जाएगा इन पे धीरे धीरे, जितनों पे हो पाता लेते भी हैं, बट अवॉइड किया जाता है, मतलब कि इस चीज को कि कोई ऐसे ही मान जाए तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इफ अ पर्सन हैज अ स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल, शी इज सेड टू। यानी कि गार्डनर की थियरी के अनुसार, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, उन्होंने कहा है बच्चे कई तरह से इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं। सिर्फ आईक्यू या मैथ्स में अच्छा होना, लॉजिक का अच्छा होना बुद्धिमत्ता नहीं है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तो एक व्यक्ति में स्किल है, एक कौशल है, किस चीज को समझने का, ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स, दूसरों के मोटिव्स, के सामने वाला अगर आके बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा है तो आपको समझ में आ जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, किस उद्देश्य से बात हो रही है, फीलिंग्स, भावनाएं क्या है इसकी मेरे प्रति, और बिहेवियर्स या अपने प्रति भी, और बिहेवियर्स क्या है, व्यवहार क्या है, दूसरों के व्यवहार को समझने में बहुत ही सक्षम व्यक्ति क्या कहा जाएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रखता होगा, अंतः व्यक्तिक बुद्धि रखता होगा। इंटर का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक, जैसे इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, ये क्या है, दो या दो से अधिक। तो इंटर का मतलब है दूसरों को, अदर्स को समझने में, अदर्स की भावनाएं, वो लोग होते हैं ना जिनसे मिलकर सब खुश हो जाते हैं, है ना, कि अरे यार मजा आ गया, वो क्या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, वो दूसरों की भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को, उनके मोटिव्स को, और ऐसे लोग कई बार मैनिपुलेट भी अच्छा कर लेते हैं, परसुएट भी अच्छा कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना है इन चीजों का, ठीक है जी। चलिए खैर, फिरदौस पोल वाली मैम आ गई हैं, मिलने के लिए सीटेट में कितने नंबर लाने पड़ेंगे, कम से कम भी 151, उससे नीचे की भेंट नहीं चलेगी। देखिएगा, तो इंटरपर्सनल यानी अंतः व्यक्तिक, इंट्रापर्सनल होता है सेल्फ, अगर यही बातें खुद के बारे में होती, अगर अदर पीपल की जगह यहां सेल्फ लिखा होता, जो खुद को समझने में अच्छा है, जो उसे क्या चाहिए जीवन में, वो कैसे सोचता है, अपने ही सोच को, अपने आप को समझने में अच्छा है, फिलोसोफर्स हो सकते हैं, बुद्धा इसमें आ सकते हैं, तो ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, सेल्फ को समझने में, ठीक। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, अनुभव से सीखना, ये इनका कोई प्रकार नहीं है, ना सोशल, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंटरपर्सनल। इंट्रा यानी अंतः व्यक्तिक होगा इंटरपर्सनल, और अंतर व्यक्तिक होगा आपका इंट्रापर्सनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है क्या आपका 12, टीचर्स शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट, टीचर्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। वैसे दिल्ली में भी ऑफलाइन क्लास होगी, वहां मिलवा देंगे आपको पोल वाली दीदी से, डोंट वरी। देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से डिस्कस कर दीजिए, कर देंगे, और बताओ
कर देंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स यानी टीचर्स शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू एग्जांपल्स व्हिच डिपिक्ट वुमेन एज नर्सेस, यानी जिसमें महिलाओं को नर्सेस के रूप में दिखाया जा रहा हो, एंड टीचर्स एंड मैन एज डॉक्टर्स एंड पायलट, यानी जो मैन है, जो पुरुष हैं, उनको पायलट और डॉक्टर की फॉर्म में दिखा रहे हैं हम एग्जांपल देते हुए, टीचर्स जब एग्जांपल दे रहे हैं तो, और महिलाओं को क्या कह रहे हैं, महिलाओं को या तो हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं नर्सेस के रूप में या टीचर्स के रूप में, कि महिलाओं के लिए तो यही फील्ड अच्छा है ना। ये क्या है, किस चीज को प्रमोट करेगा, टीचर्स को ये करना नहीं चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि किताबों के लिए हैं ये बातें, किताबों में बातें बहुत ही विद्वान लोग लिखते हैं कई बार, और ये बहुत ही बड़े पॉलिसी मेकर्स या जितनी भी पॉलिसीज होती हैं भलाई के लिए होती हैं आपकी, तो उनको अगर हम इंप्लीमेंट धीरे धीरे नहीं करेंगे तो हमारा फेलियर है इसमें, है ना। कि अगर हम ये कहें बस किताबी बातें, दैट मींस हम अप्लाई नहीं कर पा रहे और हम किताबों तक ही छोड़ पा रहे हैं उस चीज को। तो थोड़ा सा इस चीज को ऐसे लेना है कि दिल में भी उतरे ये बातें, अच्छा सब्जेक्ट है। बी ऑप्शन है 76% लोग। इस चीज से किसको बढ़ावा मिलेगा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा मिलेगा, जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा मिलेगा, कि आप रूढ़िबद्ध बना रहे हैं, आप स्टीरियोटाइप कर रहे हैं काम को जेंडर से, जबकि जो काम नर्सेस कर रही हैं अगर वो फीमेल्स हैं तो वो भी वही करेंगी, मेल नर्स हैं तो वो भी वही करेंगे, है ना। डॉक्टर अगर फीमेल है, हाउ डज इट मैटर, काम काम है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को आप बढ़ावा देंगे, तो इसलिए आपको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए अपने आप को एज अ टीचर, कि आप ऐसे एग्जांपल ना दें कि बच्चों के दिमाग में ये भर जाए कि अगर मैं लड़की हूं तो मैं यही वाला काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लड़का हूं तो कुछ भी कर सकता हूँ या ये नहीं कर सकता हूँ, ठीक। तो स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह तो नहीं बढ़ रही है, यहां से स्टीरियोटाइप क्रिएट जरूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्टीरियोटाइप क्या होते हैं, जो समाज में कुरीतियां एक तरह से या रूढ़िबद्धताएं चली आ रही हैं जमानों से, क्योंकि उन्हें कोई चेंज करने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे परिवर्तन आता है ऑफ कोर्स। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, बताइएगा। अंजनी कह रही हैं स्टार्टिंग में 3 गलत हुए, लगा कि आज तो मैं गई। ऐसा पेपर में भी होगा अंजनी, कि कई बार क्या होता है कि आप प्रेशर में होते हैं या आपने पहला क्वेश्चन देखा और दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया बाय चांस, तो आपको लगता है ये गलत हो गया, आप तो पता नहीं यार बहुत मुश्किल पेपर है, बहुत मुश्किल पेपर है, जबकि ऐसा होता नहीं है। पेपर एक सर्टेन लेवल से ही सेट हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, कुछ परसेंट कुछ मुश्किल होंगे, और जो आपने पढ़ा हुआ है वो मुश्किल लगेगा नहीं आपको। तो इस चीज को लेके तो तैयार रहना है कि थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, असर्शन कथन है, और उसका तर्क है। कथन क्या है, अ प्रिंट रिच एनवायरमेंट इन अ प्राइमरी क्लासरूम इज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी एक भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रिंट रिच एनवायरमेंट होना चाहिए। चार्ट्स लगे हुए हैं, पिक्चर्स लगी हुई हैं, क्लासरूम में अलग अलग चीजें हैं, लैंग्वेज गेम्स वगैरह हैं, तो प्रिंट रिच एनवायरमेंट, मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, अभी हिंदी के मिलेंगे इंग्लिश के मिलेंगे, उसमें भी लिखा हुआ है, लैंग्वेज के लिए प्रिंट रिच एनवायरमेंट, फैमिलियर एनवायरमेंट जरूरी है, ठीक है जी। तो ये बात तो ट्रू है। रीजन क्या है इसका, इमोशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। अब बात कहीं की हो रही है, आप कहीं और के गाने गा रहे हैं, है ना। तो ये वैसा ही हो गया कि क्वेश्चन चल रहा हो 13 और निशा मैडम बोल दें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये क्या हुआ, ये इमोशंस जो है वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल। ये अपने आप में बात सही है, बट इसका रीजन तो सही नहीं है, समझ पा रहे हो ना। रीजन सही नहीं है, वैसे स्टेटमेंट सही है अपने आप में, तो ये तो हमें समझना ही पड़ेगा। अब बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। ए कह रहे हैं 57% लोग। मैम किशनगंज बिहार से हैं, 2 बार सीटेट क्वालिफाइड कर लिए हैं। पालतू चाचा बहाली नहीं देता है, अच्छा पलटू चाचा, ओके। और भोज रुका हुआ है, तब तक आप भोज खिला दीजिए। भोज मतलब भोजन या और कुछ बोलते हैं? नहीं, भोज तो समझ आ गया, बट पता नहीं है किस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूँ, भगवान जाने। आजकल लोग खतरनाक हो गए हैं। भोज रुका हुआ है, शादी वादी को तो नहीं कह रहे हो यार, कर लो फिर, कोई बात नहीं, क्यों रुक के रखे हो। देखो एक बार अगर हम बात करें, कोई बात नहीं, अब वो तो जो चीजें जैसे हैं सिस्टम के अनुसार चलते हैं कई चीजें। देखिएगा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर कितने की, अब इतने बाकी जगह की तैयारी कीजिए, जहां पे भी नौकरी पहले मिल जाए, जिस भी स्टेट में जहां निकले वैकेंसी उसके लिए तैयार रहिए, अपनी मेहनत बराबर करते रहिए, फिर अपने मनपसंद की जगह पे चले जाइएगा जब वहां वैकेंसी निकले, क्योंकि सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है कि वैकेंसी कब निकले तो हमारे हिसाब से निकल जाए। सारी चीजें पॉलिटिकल चीजें भी बहुत इन्वॉल्व रहती हैं, उनको लेके क्या ही कहें। 53% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मेरे बताने के बावजूद भी आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपने रट्टे लगाए हुए हैं कि जैसे ही ये दिखे ए एंड आर दोनों सही हैं, सब सही है, ये कह दो। नहीं, ए और आर सही है, बट आर जो है वो सही तर्क नहीं है ए का। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर अपने आप में बात सही है, बट ए के विषय में सही नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर इसका बी होगा
कि इमोशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, बट बात तो यहां इसकी चल रही थी कि जो प्रिंट रिच एनवायरमेंट है वो दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कहता है, हरजोत गेट्स वेरी अपसेट व्हेन शी डज नॉट रिसीव अ स्टार on her assignment. She gets defensive at any critical remark on her work. Which of the following feedback approach would be most effective in this case? यानी कि जो हरजोत है वो जब उनको कोई भी काम दिया जाता है, कोई भी असाइनमेंट दिया जाता है, तो उसमें अगर उनको स्टार ना मिले, कुछ बच्चे होते हैं ना वो जबरदस्ती भी आ जाएंगे, काम अच्छा नहीं है फिर भी कहें मैम स्टार दे दो यार, मेरे को बिना स्टार के नींद नहीं आती, घर पे जाके गुड लिख दो, वेरी गुड लिख दो मैडम, है ना। तो अगर उसको स्टार ना मिले तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है और डिफेंसिव भी हो जाती है। यदि उसको क्रिटिकल रिमार्क दे दो कोई, भाई हर दिन स्टार मिलेगा ये किसने कह दिया, हर दिन 30 में से 30 आएंगे ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, कभी कभार 29 भी आ सकते हैं, 28 भी आ सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी, ठीक। तो क्रिटिकल रिमार्क अगर टीचर दे दे, क्रिटिकल रिमार्क क्या है, आलोचनात्मक टिप्पणी कि बेटा ये चीज सही नहीं है या ये ऐसे होना चाहिए, तो वो बर्दाश्त नहीं हो पाता उससे, है ना। कुछ लोग होते हैं ना उनकी जरा सी आप बुराई करो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, खैर ये तो बच्ची है, बच्चे तो वैसे ही होते ही ऐसे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीडबैक अप्रोच वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन दिस केस, यानी इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। फीडबैक कैसा दिया जाना चाहिए ऐसे बच्चे को, क्योंकि ये बच्चे का अपना इमोशनल स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल है कि वो क्रिटिकल फीडबैक बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ बच्चे कर लेते हैं और उसको स्टार चाहिए। तो आप कैसे डील करेंगे, इंडिविजुअल नीड्स का मामला है। पहला ऑप्शन है गिविंग हर लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड अलाउइंग हर टू रिवाइज हर वर्क। बात तो सही है, तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बहुत ही प्यारी चीज है, कंस्ट्रक्टिव वर्ड ही प्यारा है अपने आप में, क्योंकि रचनात्मक प्रतिपुष्टि जिसमें बच्चों को मौका मिले डिफरेंट डिफरेंट वेज में वो चीजों को देख पाए, सीख पाए, और उसको हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज करने के लिए ऐसा फीडबैक दे रहे हैं जिसमें वो दोबारा से उस चीज पे काम कर सके अगर कोई गलती है कहीं तो। बात तो ठीक है। बी ऑप्शन है मेकिंग श्योर दैट शी गेट्स अ स्टार ऑन एवरी असाइनमेंट टू नॉट मेक हर अपसेट। देखो बच्चे के प्रति कंफर्मिटी नहीं दिखानी होती कि वो गलती कर रहा है तब भी हम उसे सही नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर तो आप दास प्रथा में चले गए, ठीक। तो ये सुनिश्चित करना कि उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिलेगा, तो उससे उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। जिस टास्क में उसको स्टार नहीं मिलना था वहां पे भी दे दिया तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि उसने स्टार लायक काम भी किया है कि नहीं। मेकिंग श्योर दैट शी डज नॉट गेट अ स्टार और एनी अदर रिवॉर्ड ऑन असाइनमेंट सो दैट शी बिकम्स यूज्ड टू इट, मतलब ये मेक श्योर करेंगे तुम्हें स्टार देंगे ही नहीं, बच्चों से पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालनी है। डी ऑप्शन है नॉट गिविंग हर एनी काइंड ऑफ फीडबैक, ये भी खराब है, फिर आपने बच्चे में परिवर्तन के लिए कुछ किया ही नहीं, फीडबैक तो देना पड़ेगा। तो एक ही उत्तर पॉजिटिव लग रहा है, वही सही उत्तर है कि उसे एक तो रचनात्मक प्रतिपुष्टि देंगे, फीडबैक देंगे क्रिएटिव वे में कि बेटा इसको ऐसे भी किया जा सकता था, देखो और अच्छा लगेगा ऐसे करेंगे तो, और रिवाइज करने को एक बार काम करने को कहेंगे, ना कि डायरेक्ट ये कहेंगे अरे बहुत बेकार काम है, ऐसे नहीं, बात को घुमा करके कहेंगे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर। नॉट वाले क्वेश्चंस ध्यान से करने हैं कि पोर्टफोलियो की विशेषता कौन सी नहीं है। पोर्टफोलियो समझते हैं, एक फाइल है जिसमें आपके कच्चे चिट्ठे हैं बच्चे के, यानी जो भी जरूरी बातें हैं उसके बारे में, उसकी अचीवमेंट्स हैं, कुछ अलग किया है, वो सब रिकॉर्ड होता है क्रमिक तरीके से, प्रोग्रेसिवली। एक मिनट रुको, मॉक टेस्ट का ऑप्शन अभी ऐप में मिल जाएगा। हाँ, भोज मतलब शादी का खाना ना, मुझे पता था, ऑलमाइटी मुझे पता था, थोड़ा सा आइडिया था मुझे, है देखा, हल्के में ले रहे हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की कमी है हमें, है। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, अगर हम बात करें तो कौन सी एक बात पोर्टफोलियो के बारे में सही नहीं है। तो पोर्टफोलियोज कलेक्ट वर्क सैंपल्स ओवर टाइम, यानी एक समय अंतराल पे, एक चरण में अलग अलग कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन एक फाइल में। रिफ्लेक्टिंग डेवलपमेंटल चेंजेस, क्या परिवर्तन आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू है, बट हमें तो फॉल्स चाहिए। पोर्टफोलियोज इन्वॉल्व स्टूडेंट्स डिजाइन, कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, बच्चे का जो भी अभिकल्प है, जो भी उसने संग्रह, जो भी उसकी सारी चीजें हैं वो वहां हम रखते हैं, ये भी बात ट्रू है। अब आता है सी ऑप्शन, पोर्टफोलियोज प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन दी असेसमेंट ऑफ देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। सेल्फ रेगुलेशन, बच्चा खुद भी रेगुलेट कर पाएगा स्वयं के अधिगम को, इस तरह से फाइल बनी हुई होती है, चलो ठीक है। डी ऑप्शन है पोर्टफोलियो कॉम्प्राइज ऑफ डिसकनेक्टेड टेस्ट एंड क्विजेस एंड हेल्प इन असर्टेनिंग द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, ये बात गड़बड़ है, ये पॉजिटिव नहीं है बच्चे के विषय में। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं। देखिए, एक तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, तो इसमें पेन पेपर टेस्ट कम होगा, दूसरी बात होगा ही नहीं। दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, आपको प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग
फोकस नहीं करना होता, प्रोसेस ऑफ लर्निंग पे फोकस करना। प्रोडक्ट का मतलब आप जजमेंट दे रहे हैं, इतने परसेंट मार्क्स आ गए, वो प्रोडक्ट असेसमेंट है। प्रोसेस क्या है कि कैसे हो रही है लर्निंग, उस पर ध्यान देना। तो ये गलत है, क्योंकि ये बच्चे के जजमेंट के बारे में बात करेगा, जबकि पोर्टफोलियो फीडबैक